वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक यानी कंपाउंड। कल जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। भी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रसायन विज्ञान क्या होती है, फिर रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो कहने का मतलब हमने परमाणु, अणु, तो ये सभी इन चीजों में सबसे पहले क्या आते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यौगिक क्या होते हैं। यौगिक का मतलब होता है कि जब जब भिन्न प्रकार के परमाणुओं परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर, परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं? एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का जो निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब किसी यौगिक को हम तोड़ते हैं या अपघटित किया जाता है तो वह दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं में अपघटित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अपने पास में कोई कंपाउंड है, क्या अपने पास कोई कंपाउंड, तो जैसे अगर हमने कहा कि C+ में क्या आ जाएगा? O2, तो इससे क्या बन जाएगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। तो C यहाँ पर क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। और O2 क्या होती है? ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें H2+O2। H2 और O2 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2O, यानी क्या बन जाता है? जल यानी वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है? जल यानी वाटर। इसके साथ अगर नेक्स्ट हम बात करें, आपके पास एग्जांपल है CH4 यानी मेथेन। तो मेथेन का निर्माण कैसे होता है? ये 10th क्लास से आपने पढ़ा है कि एल्केन होते हैं और CH4 को हम क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे? तो कार्बन प्लस में क्या आएगा? 2H2, तो इससे क्या बन जाता है? CH4। तो ये क्या है, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम क्या करते हैं? निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। तो ये निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करते हैं? एक शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है। इसके साथ हम बात करें कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो शुद्ध पदार्थ बनता है। तो इन पदार्थों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक है। इनको परमाणुओं के अंदर और अणुओं के अंदर अपघटित किया जा सकता है, क्योंकि यौगिक होता है ना, वो परमाणु और अणुओं के संयोग से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसी के साथ अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, क्या आता है? एटम यानी परमाणु क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? परमाणु यानी एटम। तो परमाणु यानी एटम क्या होता है? परमाणु यानी एटम। तो परमाणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। ठीक है। कि परमाणु को आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार, कि परमाणु को आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और इसको आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु है वो आगे और टूटता है, यानी परमाणु को आगे और तोड़ा जा सकता है। तो परमाणु जब टूटता है तो परमाणु टूटने पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि कणों के अंदर क्या है? अपरमाणविक कण बनते हैं। भी प्रोटॉन को तोड़ें, यानी जब परमाणु टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी मेसॉन ऐसे विभिन्न प्रकार के 26 अवयव कण बाहर निकलते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के? 26 प्रकार के अवयव कणों का निर्माण होता है।
लेकिन ये जो प्रोटॉन होते हैं ये अकेले स्थायी नहीं होते हैं, यानी ये स्थायी नहीं रह सकते हैं, ये किसी अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, किसी नए आयन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें इन आयनों की कि ये आयन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में क्या है H+ आयन है और प्लस में क्या हो जाएगा H2O, तो इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा H3O क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम कहते हैं। तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये जो प्रोटॉन होते हैं ये स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं और वहां से क्या बनाते हैं, आयन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट बात करें कि H+ में क्या आएगा NH3, तो यहाँ से क्या बन जाता है NH4, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड क्या है, प्रोटॉन का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपने अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से स्थायी होते हैं, तो देखिए, तो जैसे आपने ये कहा कि ये क्या बनाते हैं, कि ये बनाते हैं अमोनियम आयन बनाते हैं। तो आपके पास में ये है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या आएगा हाइड्रोजन, तो ये क्या कहता है कि यहाँ से ये क्या बना लेता है, उपसहसंयोजक आबंध बना लेता है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा धनाइन। इसी प्रकार अपने पास में क्या होता है NH4 क्या होता है धनाइन। तो ये कैसे बनाता है, का नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन क्या आता है धनाइन बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार फास्फीन होती है कि H+ आयन प्लस में क्या होता है PH3 और यहाँ से ये क्या बना लेता है PH4 धनाइन, इसको बोलते हैं फास्फोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, फास्फोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट कि H+ आयन होते हैं वो एनिलीन के साथ में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है कि बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा होता है NH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो ये जुड़कर क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन। तो NH3 क्या आ जाएगा धनाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन कहते हैं। तो ये होता है एनिलीनियम आयन, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्रोटॉन होते हैं ये अपने आप में स्थायी नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे परमाणुओं के साथ में जुड़कर क्या कर लेते हैं, स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यानी एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु टूटकर क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी मेसॉन, ऐसे मिलाकर कुल 26 प्रकार के अवयव कणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अणु, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूल्स, अणु। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, अणु। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अणु क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक, कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोग होता है, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। भी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक अणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे अगर हम अणु की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे N2, ठीक है, H2O2 Cl2, तो ये सब किस में आते हैं, अणु के अंदर आते हैं।
तो प्रिपरेशन कैसे होता है कि नाइट्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु आपस में संयोग करेंगे और क्या बना लेता है N2 NO, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना लेती है, O2 अणु बना लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। इसी प्रकार हम बात करें क्लोरीन प्लस में क्लोरीन जुड़कर क्या बना लेती है, Cl2 अणु, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। तो कहने का मतलब ये सब क्या होते हैं, अणु होते हैं। इसी प्रकार C प्लस में O2 से भी क्या बन जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनती है, CO, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो बनने वाला कंप क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु। तो इस प्रकार से अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, संयोजकता यानी वैलेंसी क्या चीज होती है। देखिए संयोजकता, तो संयोजकता को आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर भी। संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी होती है। संयोजकता होती क्या है, किसे कहते हैं संयोजकता या किसे कहते हैं वैलेंसी। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। भी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, अगर हम बात करें किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। तो कहने का मतलब कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल कि अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जितना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वह उसके क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। भी कोई भी परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसकी हम कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह उसके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो संयोजकता का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन है तो उसके बाह्यतम कोश में कितने आएंगे, 1s कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, H+। कितनी हो जाएगी, H+। इसी प्रकार यदि हम किसके निकाले, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p क्या आता है, 4। तो बाह्यतम कोश में 4 है, जिसके अंदर p में कितने होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, 2। तो कहने का मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। तो कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो सभी परमाणुओं का जो ये क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, तो आपके पास पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो पहले कोश में कितने आएंगे, 2, दूसरे में कितना आएगा, 8, और फिर कितना आएगा, 1। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर हम बात करें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। तो संयोजकता कितनी होगी, 2, 8 और कितने हो जाएंगे, 2। तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो हम किसी भी परमाणु की क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो संयोजकता का मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अष्टक नियम का पालन करना चाहता है। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड है या कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल या कुछ ऐसे भी एटम है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, स्थायी। जैसे अगर हम बात करें, अपने पास एग्जांपल है हीलियम। तो हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब है, तो इसका कोश क्या होता है, पूर्ण भरित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हीलियम का कोश क्या होगा, पूर्ण भरित। तो बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अष्टक नियम क्या होता है, पूर्ण होता है, या अष्टक नियम का क्या करता है, ये पालन जरूर करता है। ठीक है, तो ये होती है, इसके पास में क्या होती है, हमारे पास संयोजकता। अब आप जानते हैं कि आपके पास में जो आपने पढ़ा है कि एक होता है एस कक्षक, एक होता है पी, एक होता है डी और एक क्या होता है एफ कक्षक होते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोश। तो नाभिक के चारों ओर के जो क्या होते हैं, सेल और जो कोश कहते हैं। और कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। क्या होते हैं, उपकोश। तो कोश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 और ये कितने हो जाएंगे, 4। तो कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो कोशों के अंदर क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं MnO। तो कहने का मतलब ये KLMNO अधिक के कोश के रूप में दर्शाए जाते हैं। ये पहला कोश क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, फिर L हो जाएगा, M हो जाएगा, N हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोश इस प्रकार से आगे की ओर चलते रहेंगे। तो प्रत्येक कोशों में क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। वो क्या होते हैं, S P D और क्या होते हैं, F उपकोश होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कोशों की संख्या कितनी होती है। तो S में कोशों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। P में कोश कितने होते हैं, 3 होते हैं। D में कितने होते हैं, 5। और F में कितने कोश होते हैं, 7 होते हैं। तो इन कोशों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम क्या कहते हैं, उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस परमाणु की संयोजकता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।